लंगर खिलाने वाली सास बहू। कृष्ण मंदिर के बाहर कविता देवी और चारू, जो कि एक अमीर थे, वो सभी को बड़े आदर सत्कार के साथ लंगर खिला रहे थे। हर गरीब, हर भिखारी को खाना खिला रहे थे। तभी कार्तिक नाम के लड़के की नजर उन दोनों औरतों पर पड़ती है और कहता है, अरे आप दोनों तो वही है ना जो उस समय मुझे मिली थी। अरे लग ही नहीं रहा कि मैं आप दोनों से मिल रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। अगर उस दिन तुम हमें वो बात ही नहीं कहते तो इतना बदलाव हमें कभी नहीं आता। सच में भाई साहब, इन सब का श्रेय मैं आपको देती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, भला ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? आखिर चारू और कविता उस लड़के को किस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे? आखिर कार्तिक ने उन दोनों औरतों से ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। बाबरपुर गांव में चारू अपनी पति निर्मल और सास कविता के साथ रहती थी। कविता का परिवार शुरू से ही गरीब था, हर समय खाने के लिए मोहताज होना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे बेटा निर्मल कमा कर ले आता था, जिससे वो कम में गुजारा किया करते थे, फिर एक समय निर्मल को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और चारू को कम उम्र में विधवा का जीवन बिताना पड़ता है। वहीं सास कविता एक आलसी औरत से कम नहीं थी। घर में बेटे के जाने के बाद बचे कुचे पैसे को हजम कर लेती है। एक दिन बहू कहती है, माँ जी, अब हम क्या खाएंगे? घर में जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। क्या करना है? ये बर्तन पड़े हैं तेरी शादी के, कुछ गहने भी होंगे, इन्हें बेच देते हैं, गुजारा तो चल जाएगा ना। पर माँ जी, ये तो मेरी शादी के बर्तन हैं। तो क्या सर पर रखकर ले जाएगी? मरने के बाद ये सब यहीं रह जाएगा। इससे बढ़िया है कि इन्हें बेचकर हम अपने आज का गुजारा निकाल ले। ठीक है माँ जी, मैं बर्तन वाले को बर्तन बेच कर आती हूँ। ये कहते ही चारू एक पोटली में बर्तन बांधकर बर्तन वाले को दे आती है और बदले में जो उसे पैसे मिलते हैं उनसे वो अनाज खरीदकर 4-5 दिन का गुजारा कर लेती है। फिर पैसे खत्म होते हैं तो कविता कुछ और चीज बेचने को कहती है। माँ जी, हम घर की सारी चीजें बेच चुके हैं, अब बेचने को कुछ भी नहीं है सिवाय इस घर के। मैं सोच रही हूँ कि किसी के घर जाकर काम मांग लेती हूँ, काम करके मैं घर चला लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। अरे तू किसी और के घर जाकर काम करेगी तो लोग मुझे क्या क्या कहेंगे। कोई जरूरत नहीं है, ये घर है ना, इसे ही बेच दूंगी। आखिरकार कविता अपने आलस और कंजूसपन की वजह से अपनी बहू को भी सड़क पर ले आती है और अब दोनों की जिंदगी रहने सहने, खाने पीने को मोहताज हो जाती है। तब वो मंदिर जाकर भिखारियों की लाइन में बैठ जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। माँ जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? भला यहाँ होकर हमारा क्या होगा? अरे तुझे क्या पता, भव्य मंदिर है, मंदिर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, मंदिर में हम रह सकते हैं और कितने लोग यहाँ दान करने आते हैं। हमारा खाने पीने का जुगाड़ यही सही हो जाएगा। ठीक है माँ जी, आपको जैसा ठीक लगे। वो देख, कोई कड़ी चावल बांटने आ रहा है। देख, भंडारे के खाना कितना स्वादिष्ट होता है और कितना भी खा सकते हैं हम यहाँ पर। सास की बातों में आकर चारू को वही सब मानना पड़ता था। इससे अब वो इस तरह की जिंदगी ही जिया करते थे और इसी में खुश थे। एक दिन प्लेट बजा बजाकर लाइन में बैठे हुए कविता कहती है, अरे आज कौन खाना लाएगा? माँ जी, हो सकता है आज बढ़िया चीज मिले। अरे वो जो हर सोमवार को औरत नहीं आती, आज वही आएगी। हो सकता है कि हलवा पूरी बाटे। आहा, सुनकर मेरे मुंह में पानी ही आ गया। तभी वही औरत हलवा पूरी बांटने आती है। तब कविता उसी औरत से अकड़ कर कहती है, अरे भाई, बहुत भूख लगती है, जरा प्लेट में हलवा पूरी और डाल दो। आपको और चाहिए हो तो बता देना, मुझे हलवा दे दीजिए बहुत सारा। अरे तुम दोनों ही खाओगी क्या? बहन जी, मुझे भी खाना परोस दो। इस तरह वो औरत हमेशा उन सबको खाना खिलाती है और आलसी कविता और चारू इसी तरह रंग की तरह बैठकर खाना खाते थे। ये सब होता हुआ कार्तिक नाम का लड़का रोज नोटिस करता और एक दिन खाना बांटते हुए उन्हें कहता है, आप दोनों को शर्म नहीं आती रत्ती भर भी? हाँ, मैं रोज देख रहा हूँ किस तरह आप इस लाइन में लगकर महारानियों की तरह खाना खाती हैं। जो भीख मांगकर खाना खाते हैं उन पर बड़ी आपदा आई होती है, वो बड़े ही परेशान और खाने के मोहताज रहते हैं, दुख भरी जिंदगी काटते हैं। लेकिन आप दोनों का रवैया तो कुछ इस तरह का है कि दूसरों का खाना भी खा जाते हैं और अहंकारी होकर खाना मांगते हैं। आप सास बहू क्या इतनी गई गुजरी हैं कि अपनी मेहनत से खाना नहीं खा सकती?
अरे जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, हाथ पैर नहीं होते, लंगड़े लूले होते हैं, अंधे होते हैं। वो भी आत्मनिर्भर होकर मेहनत से खाते हैं, लेकिन आपको इज्जत से जिंदगी जीना शायद आता ही नहीं। ये कहकर कार्तिक चला जाता है। इस बात से दोनों के दिल को ठेस पहुंचती है। वो गहरी चिंतन में चली जाती हैं, जिसके बाद कविता को एहसास होता है और वो कहती है, बहू, ये क्या हो गया मुझसे? अब एहसास हो रहा है कि मैंने सब बेचकर गलती कर दी। वो लड़का सही कह रहा था। मैं सच में नहीं जानती कि इज्जत की जिंदगी जीना क्या होता है। अगर कोई छोटा सा व्यापार करते तो आज इस तरह लाइन में नहीं बैठे होते। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी माँ जी, अब हम दोनों मिलकर कोई छोटा सा व्यापार करेंगे, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इस तरह जब दोनों वहां से जाने लगती हैं तो एक घर में आग लग जाती है, जहां एक औरत बहुत रोती है। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, वो इसी आग में अंदर रह गया। माँ जी, वो औरत बहुत रो रही है, मैं उसके बच्चे को बचाने के लिए जा रही हूँ। इस तरह चारू बिना कुछ सोचे समझे उस आग में कूदकर बच्चे को कंबल में लपेटकर बाहर ले आती है, जिसमें उसके सिर पर चोट आती है। तभी नीतू उसका शुक्रिया अदा करके उसे कुछ पैसे दे देती है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी चोट लगी है, इसलिए तुम अपनी मरहम पट्टी करा लेना और कुछ खा भी लेना। चारू उस औरत की बात मान लेती है और अपनी मरहम पट्टी करा लेती है, जिसके बाद उस पर 5-6 हजार बच जाते हैं। और चारू कहती है, मरहम पट्टी के बाद तो ये पैसे बच गए, अब इनका क्या करूं? बेटा, क्यों ना हम भुट्टे खरीद कर भुट्टे बेचे। इसे हम एक नई शुरुआत करेंगे। यह आइडिया बहुत अच्छा है माँ जी, सही कहा आपने। अगले दिन से दोनों भुट्टे भूनकर बेचने लगी, जिससे धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई और रोड से ठेला, ठेले से दुकान और दुकान से एक दिन उन्होंने भुट्टे का पूरा खेत खरीद लिया, जिससे अब वो मालकिन बनकर बड़ी बड़ी कंपनियों में भुट्टे की चीजें बनाने के लिए सप्लाई करती थी। साथ ही गरीबों को खाना खिलाने का लंगर चलाती थी। अमीर सास बहू उसी मंदिर पर एक दिन लंगर करके खाना परोस रही थी। तभी वहां से कार्तिक गुजरता है। प्रसाद खाने के लिए वो उनके पास आता है तो शक्ल देखकर कहता है, अरे आप दोनों तो वही हैं जो मुझे उस दिन यहीं मिले थे। अब आपकी हालत काफी सुधरे हुए लग रहे हैं। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ। अगर उस दिन तुम हमें वो कड़वी बात नहीं कहते तो आज हम इस काबिल नहीं होते। सच में आंटी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और भाई साहब, आपको एक बात बताएं, माँ जी और मैंने अपनी मेहनत से गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए हर मंदिर में लंगर चलाया है। हर रोज गरीबों को खाना दिया जाता है। साथ ही हमारे खाना खिलाने की एक एनजीओ भी है, इसलिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोई बात नहीं दीदी, अगर मेरी 2 कड़वी बात कहने से आपका जीवन सुधर गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह सास बहू मिलकर हर चौराहे, हर मंदिर, हर गरीब को लंगर खिलाया करती थीं।